लाख दलदल हो पाऊँ जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाऊँ जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही मगर ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है चलनी में पानी रुक नहीं सकता है मेरे दोस्त, ज़रा बर्फ बनने तक तो हौसला बनाए रखिए। जी नमस्कार, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. मिड ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि बीपीएससी शिक्षक परीक्षा होनी है, जिसमें तमाम बिहार के सीटेट, वीटेट, स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे उन्हीं को बिहार में शिक्षक बनने का मौका मिलेगा, या बिहार सरकार का बड़ा फैसला है। ऐसे में साथी आर.एस. डायमंड टीटी क्लास के माध्यम से लगातार शाम के 8 बजे कंटिन्यू रेगुलर जो है साथी शाम के 8 बजे मॉक टेस्ट यानी ऑनलाइन मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाता है, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी पार्टिसिपेट भी करते हैं। और साथ ही इसी प्रकार से मैंने आपके सामने सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 का वीडियो उपलब्ध कर चुका हूं। ऐसे में साथी आज जो है यह आपको मॉक टेस्ट 4 है, ठीक है ना, चौथा मॉक टेस्ट है जो साथी मैं आपके सामने आज लेकर के उपस्थित हो चुका हूं। और यह मॉक टेस्ट अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथ ही इसमें उन तमाम प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संभावित प्रश्न है। तो आइए साथी इस मॉक टेस्ट को आज हम लोग शुरुआत करते हैं और अपने तैयारी को नया आयाम देते हैं। तो सबसे पहले साथी अगर आप चाहते हैं इस मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना, तो आपको क्या करना है, आर.एस. डायमंड ऑफिशियल के टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। और उसके बाद साथी आर.एस. डायमंड टीम से संपर्क करके आप इस मॉक टेस्ट में शामिल हो पाएंगे। उसके बाद साथी आप लोग को एक लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जहां पर आपको अपना नाम डालना है ऊपर में। उसके बाद साथी नीचे में आपको यहाँ पर जो है पासकोड डालना है, यानी पासवर्ड डालना है। तो साथी मैंने यहाँ पर नाम के रूप में एक महिला साथी का नाम यूज किया हूँ, पूजा सिंह यादव, और पासकोड हमें जो टीम के माध्यम से मिला है साथी मैंने भी यहाँ पर वही पासकोड यूज किया हूँ। और नीचे में आपको स्टार्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी कह ले तो आपको प्रारंभ करने का ऑप्शन मिलेगा। बिल्कुल साथी इसी पे आप लोग को क्लिक कर देना है। देखिए मैंने भी यहाँ पर क्लिक कर दिया हूं। अब क्वेश्चन आपके सामने खुलेगा, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी साथी आप लोग को यहां पर खुलता है कि यह मॉक टेस्ट बीपीएससी द्वारा आधारित बिहार शिक्षक परीक्षा पर जो है महत्वपूर्ण है, केंद्रित है। और इसमें उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी की पूरी संभावना रहेगी कि वो फाइनल परीक्षा में भी उत्तीर्ण होंगे और अपने शिक्षक बनने की सपना को साकार करेंगे। ऐसे में साथ ही इसमें महत्वपूर्ण यह भी बात लिखा होगा, अगर आप चाहते इस मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना, तो आर.एस. डायमंड ऑफिशियल के टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप लोग बिल्कुल साथ इसमें भाग ले पाएंगे। तो ऐसे में साथ ही हम लोग को क्या करना, नीचे में यहाँ पर जारी रहने का ऑप्शन आपको मिलेगा, कंटिन्यू का। बिल्कुल साथी इसी पे आप लोग को क्लिक कर देना। देखिए मैंने भी यहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ। अभी आपके सामने क्वेश्चन बिल्कुल खुल करके आ जाएगा। देखिए पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था। जी हाँ साथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले जो है फर्टिलाइजर का खास करके कारखाना कहाँ लगा था, उर्वरक का संयंत्र कहाँ लगा था, तो साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंदरी। क्या हो जाएगा? सिंदरी। आपको ध्यान रखना है कि आलवे, नांगल और ट्रांबे होगा नहीं, सिंदरी हो जाएगा। सिंदरी में ही सबसे पहले भारत में उर्वरक कारखाना लगाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, आपको सिंदरी ध्यान में रखना है, ठीक ना। इसी पे क्लिक करके साथ ही हम लोग जो है सबमिट इसे कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने खुल गया होगा कि सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस काल में पड़ता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता साथी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और यहाँ पर प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस काल में पड़ता है, यानी किस काल में पड़ता है। उत्तर ऐतिहासिक काल, या ऐतिहासिक काल, या प्राग ऐतिहासिक काल, या यहाँ पर जो है आधे ऐतिहासिक काल। तो साथ ही यहाँ पर आप लोग को उत्तर बताना। अगर आप जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो हमें कमेंट करके बताइए। और साथ में मैं आपको बता दूं साथी, कुछ अभ्यर्थी के से यही प्रश्न पूछा जा रहा था कि आखिर जो है मॉक टेस्ट को ज्वाइन करने के बाद हमें किसी प्रकार का फी भी पेमेंट करना पड़ता है क्या। तो साथी देखिए सबसे पहले आप लोग को जब जैसे ही टेलीग्राम में साथी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, उसके बाद आपको टीम से संपर्क कीजिएगा और टीम आपको सारी जानकारी साथी बता देंगे। और अगर इसमें अगर किसी प्रकार का अगर फी भी होगा तो बहुत ही न्यूनतम होगा, इतना न्यूनतम होगा कि बिल्कुल साथी आप लोग जो है एक दिन के पॉकेट खर्चे में बिल्कुल उसे निर्वाहन कर सकते हैं। अब साथी इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। तो सिंधु सभ्यता के जो किस काल में पड़ता है, तो उत्तर ऐतिहासिक काल में पड़ता है। इस पर साथी हम लोग क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। अब चलिए तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न साथी आपके सामने है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। इस पर क्लिक करके अपने लोग क्या करेंगे, इसे सबमिट कर देंगे। उसके बाद साथी जो है पेड़ों की अत्यधिक कटाई का प्रभाव किस पर पड़ेगा। जी हाँ साथी, अगर पेड़ का ज़्यादा कटाव होगा तो किस पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए पेड़ को अगर काटा जाएगा तो उस प्रभाव है सब पर पड़ेगा, चाहे मनुष्य हो या पक्षी हो या कोई वन्य के जीव हो। तो जैसे ही पेड़ की कटाई होगी तो हम लोग की ऑक्सीजन कम मिलेगी। तो ऑक्सीजन अगर हम लोग की अगर सही मात्रा में नहीं मिलेगी तो इससे मनुष्य को भी परेशानी है, वन्य जीवों को भी परेशानी है, और पक्षियों को तो परेशानी है ही। तो ऑलरेडी साथी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वन्य जीव, पक्षियों तथा मनुष्य सभी पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक ना। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे।
ये गाना आप लोगों ने सुना होगा, रुख जिंदगी ने मोर लिया कैसे, ठीक ना, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, आप लोग भी सुनिएगा। चलिए उसके बाद कमेंट है कि साथ ही एक कमेंट भी आ रहा था बहुत सारे अभ्यर्थी का कि आखिर इस प्रकार के जो है रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए साथी, रीजनिंग के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि रीजनिंग आप लोग को कैसे बनाना। देखिए प्रश्न आपका है कि किसी कोड में हॉर्स को ब्रोंग लिखा गया है तो मंकी को क्या लिखा जाएगा। तो रीजनिंग के प्रश्न को बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर संबंध स्थापित करना पड़ेगा, आखिर हॉर्स और ब्रोंग में क्या संबंध है, ठीक ना। तो संबंध अगर आपने स्थापित कर लिया तो समझिए आपका क्वेश्चन का हल हो गया। तो साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हॉर्स को ब्रोंग लिखा गया है और यहाँ पर साथ ही थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जी का यहाँ पर एच हो गया, जी का क्या हो गया है, एच हो गया, और साथ ही एन का ओ हो गया। अगला अगला देखिए, जी के बाद एच होता है, एन के बाद ओ होता है, ओ के बाद यहाँ पर साथ ही इसी प्रकार से यहाँ पर किया गया है। तो इस तरीके से बिल्कुल साथ ही आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर माइंड लगाना आप लोग को कि यहाँ पर साथ ही जी का एच हुआ, एम एन का ओ हुआ, ठीक ना। इसी प्रकार से आप लोग को यहाँ भी कर देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, एक्स का यहाँ पर वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो वाई का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए वाई का एक्स हो जाएगा, ई का यहाँ पर जो है साथ ही डी हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे जी से एक कम हो गया एच, एन से एक कम हो गया, फिर ओ से यहाँ पर इसी प्रकार से ओ से एक कम हो गया। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर वाई से एक कम एक्स हो गया, ई से एक कम डी हो गया, फिर साथ ही के से एक कम जे हो गया और एन से एक कम एम हो गया, ठीक है ना। फिर ऐसे करके फिर एम से एक कम एल हो गया लास्ट में। तो बिल्कुल संबंध स्थापित साथी कर लिए, यानी कह ले तो इसका सेकेंड ऑप्शन साथी सही हो जाएगा। इसी पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करके सबमिट कर देंगे। चलिए छठा क्वेश्चन आपके सामने है, नई शिक्षा नीति से बार बार प्रश्न साथी जो पूछा भी जाता है और इसमें साथी भी प्रश्न आपको देखने को मिल चुका है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। पहला ऑप्शन है कि द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। पहले ये तो गलत बात है भाई, ये गलत बात है। बाल विद्यार्थी के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। देखिए अगर छोटे बच्चे हैं, अगर बहुभाषी होंगे, बहुभाषी मतलब अनेक भाषाओं को सीखना, अगर अनेक भाषा को अगर अपने लोग भी सीखेंगे चाहे बच्चे भी सीखेंगे तो बेनिफिट ही, अच्छी ही बात है। तो बिल्कुल यह ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा अभी तक। चलिए उसके बाद जो है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना और शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। देखिए बाधक कह रहा है भाई, गलत बात है। बाधक तो साधक रहेगा तो सही बात है, साधक जो है सकारात्मक शब्द है और बाधक जो है नकारात्मक शब्द है, तो यह उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। चौथा ऑप्शन आपके सामने है कि विद्यालयों में बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए यहाँ पर किसी विशेष भाषा की बात की जा रही है, किसी जब विशेष भाषा की अगर बात की जा रही होगी तो साथ ही यह नई शिक्षा नीति का नियम है ही नहीं। नई शिक्षा नीति का स्पष्ट कहना है कि जो खास करके मातृभाषा है, अगर मान चले अगर आप बिहार के किसी ऐसे इलाके से आ रहे हैं जहाँ पर अगर मगही अगर बोली जाती है तो मगही भाषा के भाषाओं में विद्यार्थी को पढ़ाने की आवश्यकता है, बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है, पढ़ाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से अगर जिस कोण जैसे मैथिली है, कहीं पर भोजपुरी है, कहीं मगही है, तो जिस प्रकार का अगर मातृभाषा है उसी भाषाओं में बच्चा जो है बेहतर से बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंग्रेजी को आप जो है प्रथम भाषा रखिए और यहाँ पर दूसरी भाषा, तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुभाषी वाला, ठीक है ना। नंबर 2 वाले ऑप्शन की क्लिक करके इसे सबमिट कर देते। चलिए, रुख जिंदगी ने मोर लिया ऐसे। देखिए साथियों उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसार का सबसे बड़ा पुष्प साथी हो जाएगा रफलेसिया, ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटा पूछेगा तो वुल्फिया, वुल्फिया, वुल्फिया। बड़ा तो रफलेसिया और छोटा तो वुल्फिया। चलिए इसे क्लिक करके हम लोग सबमिट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 8वां क्वेश्चन है नंबर 8 वाला कि इस भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा, यानी भारत का जो संविधान था किसके द्वारा साथी अपनाया गया था, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से बिल्कुल छांट करके आप लोग बना सकते हैं। संविधान, जो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था वैसे भी आपको पता है भारतीय संसद द्वारा, गवर्नर द्वारा और फिर यहाँ पर ब्रिटिश संसद द्वारा, संवैधानिक सभा द्वारा। तो संविधान को जो खास करके जो अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ठीक है ना। तो मीटिंग जो हुई थी संवैधानिक सभा का, उसमें साथी जो है इसे अपनाया गया था। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। इसे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करके बिल्कुल में सबमिट कर देंगे। विनाश का विलोम शब्द साथी, यहाँ पर जो है बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। विनाश का उल्टा क्या होगा आपको पता है, विनाश मतलब खत्म करना, विनाश मतलब बिल्कुल समाप्त कर देना होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर समाप्त करना का अपोजिट क्या होता है, शुरू करना। तो सृजन मतलब क्या होता है, सृजन मतलब होता है शुरू करना, ठीक है ना। सर्वनाश तो होगा नहीं, विनाशकारी होगा नहीं, विसर्जन तो होगा ही नहीं। तो विनाश मतलब खत्म करना, समाप्त करना, और तो समाप्त करना का उल्टा क्या होता है, शुरू करना। तो शुरू कैसे करेंगे, सृजन करके, ठीक है ना। तो सही इसका सेकंड नंबर ऑप्शन इसका होगा। बिल्कुल हम लोग क्लिक करके इसे
सबमिट कर देंगे। ये नंबर 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी। अगर आपको व्याकरण सीखना है, ठीक है ना, व्याकरण अगर सीखना है तो सबसे महत्वपूर्ण विधि यानी उपयोगी विधि कौन सी है। निर्देश विधि बिल्कुल नहीं होगा, वार्तालाप विधि, आगमन विधि और लेक्चर विधि। साथ ही लेक्चर वगैरह तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आगमन विधि के माध्यम से हम लोग यानी व्याकरण को बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा। इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करके बिल्कुल में सबमिट कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर, योजना आयोग क्या है। और योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था और इसी का नया नाम अभी है नीति आयोग। क्या है, नीति आयोग। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है हमेशा प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना। तो योजना आयोग क्या है, तो योजना आयोग यहाँ पर ध्यान देना आपको, एक परामर्शदायी संस्था है। क्या है, परामर्श देने वाली संस्था है। संवैधानिक संस्था नहीं, असंवैधानिक संस्था है, लेकिन यह परामर्शदायी संस्था यानी परामर्श देती है। बिल्कुल क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि हुंडरू जलप्रपात, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हुंडरू जलप्रपात। तो हुंडरू से ध्यान रखना है स्वर्णरेखा नदी। क्या रखना है ध्यान में, स्वर्णरेखा नदी पर ही हुंडरू जलप्रपात है, तो ध्यान में रखिएगा स्वर्णरेखा नदी। क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, इसे सबमिट कर देंगे। जीता था जिसके लिए उसके लिए मरता था। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है कि बोगास कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि, यानी बोगास कोई का महत्व किस लिए है। तो बोगास कोई एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है। इसका महत्व किस लिए है, तो महत्व साथ ही यहाँ पर हम लोग को ध्यान में रखना है कि बोगास कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। मतलब बोगास कोई एक स्थान है, वहाँ जो पुराने समय में लिखे हुए जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक समय के जो देवी और देवताएं हैं उनका वर्णन मिलता है, उनकी जानकारी मिलती है। बिल्कुल साथ ही इसी पे हम लोग को क्लिक करके इसे क्या करना है, सबमिट कर देना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मेरी घड़ी सोमवार 2 बजे दोपहर में 3 मिनट पीछा और बुधवार को दोपहर में 3 मिनट आगे, तो इससे समय ठीक कब मिलेगा। अब देखिए भाई एक समय थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सोमवार को 2 बजे दोपहर 3 मिनट पीछा, सोमवार को 2 बजे दोपहर 3 मिनट पीछा और बुधवार को 2 बजे दोपहर 3 मिनट आगे। तो सोमवार और बुधवार में क्या दिन का अंतर होता है, 2 दिन का। उसमें भी समय दोनों का सेम है। तो 2 दिन मतलब 48 घंटा, 2 दिन मतलब 48 घंटा, 2 दिन मतलब 48 घंटा। लेकिन कह रहा कि इससे ठीक समय कब मिलेगा, मतलब घड़ी कब अपन समय बिल्कुल सही बताएगा। तो दोनों का बीच वाला से अगर लॉजिक से बनाएंगे तो बिल्कुल हम लोग बीच वाले ले सकते हैं। अगर लॉजिक अगर नहीं लगाना है तो वैसे भी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान देना आप लोग को कि यहाँ पर जो है आपको सोमवार है और यहाँ पर बुधवार है, ठीक है ना। तो इसको दूसरे तरीके से ही बना सकते, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पर क्या करना आप लोग को, बिल्कुल सोम और मंगल में दोनों में 2 दिन का अंतर है। तो साथ ही इसका ठीक जो समय होगा मंगलवार को 8 बजे हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको 48 यानी 48 जो घंटा हो गया, 48 घंटा को जब 3 से गुना कीजिएगा ना, 3 से गुना करने के बाद आपको जितना आएगा उसमें देखिएगा कि कितने घंटे और जोड़ेंगे ताकि वह जो है बिल्कुल एक संख्या से 6 से यानी 60 से कटने लगे। तो बिल्कुल तभी जाकर के साथी आपको 6 आता है। और यहाँ पर साथी आसानी से मंगलवार को यहाँ पर जो है आपको 8 बजे इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी पे क्लिक करके आप लोग क्या करना है, सबमिट कर देना, ठीक ना। या दूसरा तरीका भी इसका है, सॉल्यूशन में आपको बिल्कुल टेलीग्राम पर भेज दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपस्थिति, तो जब्ती प्रणाली अकबर का उपस्थ था। क्या किसका था, अकबर का। यानी अकबर महोदय के द्वारा ही जब्ती प्रणाली को साथी जो है लागू किया गया था। अकबर महोदय के द्वारा ही जब्ती प्रणाली को लागू किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपको अकबर। अकबर पे हम लोग क्या करेंगे, इसे क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी है। मनुष्य का प्रवृत्ति क्या है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मनुष्य का प्रवृत्ति कैसा है, साधन और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन में है कि आवश्यकता से अधिक साधनों का दोहन करना। उसके बाद है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अन्य जीवों के साथ सरमस रहना। इनमें से कोई नहीं। प्रकृति अन्य प्राणियों की आवश्यकताओं को ध्यान रखती है। प्रकृति अन्य प्राणियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखती नहीं।
मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी, आवश्यकता से अधिक साधनों का दोहन करना, यानी उसे मन में है कि कुछ और साधन हमें चाहिए। देखिए जब जो है छोटी सी गाड़ी का जब आविष्कार हुआ तो उससे बड़ा गाड़ी का आविष्कार हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ। अब देखिए लोग क्या करता है, पहले तो डीजल पे चलता था, पेट्रोल पे चलता था, अब सीएनजी पे चल रहा है, कुछ समय ऐसा आ जाएगा इलेक्ट्रिक भी आगे आ चुका है। तो इससे भी हो सकता है कि आने वाले समय में बिल्कुल जो है डेवलप हो सके। तो कहीं ना कहीं मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, बिल्कुल आवश्यकता से अधिक साधनों का क्या करना है, दोहन करना है, यानी उपयोग करना है। क्या करना है, उपयोग करना। चलिए इस पे क्लिक करके हम लोग सबमिट कर देंगे। देखिए यहाँ पर x का 44% 11 है, x का यानी x का मतलब गुना 44%, तो 44 बट्टा में 100 बराबर क्या देंगे 11। x का 44% कितना है, 11 है। x का 44% 11 है, x का 44% 11, तो 11 चौके 44, 11 चौके 44, 4 को 100 से काटिए तो 25, तो x का मान कितना आ जाएगा 25। तो 25 पर साथ ही क्लिक करके इसे सबमिट कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने कि परीक्षा में 20% छात्र जो है अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, 35% हिंदी में असफल हो जाते हैं और 27% दोनों में, और छात्रों की संख्या, सफल छात्रों की संख्या 288 है। तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी। यहाँ बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए टोटल स्टूडेंट इतना है, ठीक ना, टोटल स्टूडेंट इस सर्कल में आ गया 100%। अब इसमें क्या है कि 27% जो है अंग्रेजी में असफल हो गया। अंग्रेजी में कितना असफल हो गया, 27% अंग्रेजी में, और 35% जो है हिंदी में असफल हो गया। 35% किस में असफल हो गया, हिंदी में। यहाँ पर जो है 35% लिख देंगे। अब 100% में से 35 घटाना है, 100% में से 27 घटाना, फिर दोनों का अंतर करके बराबर 288 करेंगे और एक यूनिट का मान निकालेंगे तो आपको साथ ही यहाँ पर जो है 400 चले आएगा। कितना आ जाएगा, 400। बिल्कुल साथ ही इस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। अगला प्रश्न है कि मृदा संरक्षण का वह प्रक्रम जिसमें क्या होता है, मृदा संरक्षण, मृदा मतलब मिट्टी और संरक्षण मतलब बचाव करना। मिट्टी का हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं, तो बिल्कुल साथी मिट्टी को बचाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाना। बंजर, यहाँ देखिए ऑप्शन से छांटिए, ऑप्शन से। मृदा वार्तित होती है, मृदा अपर्दन होती है, मृदा बंजर, मृदा उर्वर में परिवर्तित होते हैं ना। संरक्षण मतलब होता है सुरक्षा देना यानी बचाना, तो इसका नंबर 2 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मृदा को नुकसान से सुरक्षित करना। इसी पे क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, इसे सबमिट कर दें। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मोना लोआ किसका उदाहरण है। देखिए वैसे मोना लोआ अगर पूछेगा तो ध्यान रखिएगा यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। लेकिन किसी किसी बुक में मोना लोआ को जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी लिखा जाता है, लेकिन साथ ही इसका सही जो उत्तर होगा बिल्कुल सक्रिय ज्वालामुखी होगा। लेकिन इस टेस्ट में आंसर लगा दिया गया है प्रसुप्त ज्वालामुखी को, चूंकि प्रिंट बुक के हिसाब से। तो बिल्कुल आप लोग इसे मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जब सबमिट करेंगे तो यह प्रश्न गलत हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं इसका उत्तर यही होगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं ये लगा देता हूं, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, सक्रिय ज्वालामुखी होगा। चलिए उसके बाद है कि 56,700 को किस छोटी संख्या से गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग मतलब जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिसका वर्गमूल निकल जाए। तो 56,700 को अगर आप 7 से गुना करेंगे, यानी 56,700 को अगर 7 से गुना करेंगे तो जो संख्या आएगा ना बिल्कुल वो संख्या आपको स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी जिसका वर्गमूल बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन 9 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। क्लिक करके इसे हम लोग क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। हाल में ही किस एयरलाइंस ने जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। देखिए दिल्ली एयरपोर्ट का नाम क्या है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और दिल्ली एयरपोर्ट को जो हैंडल करता है जीएमआर। जीएमआर क्या करता है, हैंडल करता है। अब देखिए जीएमआर के द्वारा जो है एक एयरलाइन को सबसे बेहतर जो है क्या दिया गया है, सेफ्टी को लेकर के अवार्ड दिया गया है। तो साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ पर एक एयरलाइन है स्पाइस जेट। तो स्पाइस जेट के माध्यम से जो सबसे ज़्यादा सेफ्टी प्रदान किया गया है, और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा सेफ्टी के कारण इन्हें जो है सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर के ईयर अवार्ड जो है इन्हें जीएमआर के माध्यम से इन्हें दिया गया। किसके माध्यम से, जीएमआर के माध्यम से दिया गया। तो बिल्कुल क्लिक करके इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या प्राथमिकता था। तो साथ ही 8वीं पंचवर्षीय जो योजना था इसमें मुख्य रूप से रोजगार बढ़ाने पर जो है विशेष बल दिया गया था। किस पर, रोजगार मतलब नौकरी बढ़ाने पर। तो आयात होगा नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होगा, उद्योग नहीं होगा। इस पर क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। देखिए 40 प्रश्न आपके सामने है और महत्वपूर्ण है, बिल्कुल वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए।
रुख जिंदगी ने मोड़ लिया ऐसे। देखिए साथी, अगला प्रश्न आपके सामने है कि सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु किससे ज्ञात की जाती है। जो पुराना जो शैल समूह होता है, चट्टानों का जो ग्रुप होता है, उससे किस प्रकार से जो है उनकी आयु ज्ञात की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको यूरेनियम लेड विधि द्वारा। किसके द्वारा? यूरेनियम लेड विधि द्वारा जो है ज्ञात की जाती है। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। और कार्बन डेटिंग जीवाश्मों का खास करके आयु ज्ञात की जाती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। उसके बाद साथी है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ। 800 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का काल पूछा जा रहा, समय पूछा जा रहा। तो 800 से 600 ईसा पूर्व काल का जो है खास करके यह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। क्लिक करके क्या करना है, इसी पे सबमिट कर देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है उसको क्या कहेंगे। लेखन की योग्यता में कमी, लेखन की योग्यता में कमी, लेखन की योग्यता में कमी और जो विकृति होती है, जो कमियां होती है, उसको क्या कहा जाता है। तो डिस्ग्राफिया। तो यानी यहाँ पर साथी ध्यान रखना है, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। लेखन की अगर योग्यता में कमी है या हाथ से लिखने में कठिनाई हो रहा है, डी को देखिए, ई डी को ऐसे बी लिख देते हैं, तो इस प्रकार का कठिनाई है तो डिस्ग्राफिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है। यानी आधुनिक जो मनुष्य है, तो पुराना इनका पूर्वज कौन था, यानी पुराना इनका जो है जनरेशन कौन था। तो साथी हो जाएगा क्रो मैग्नन मनुष्य, सॉरी क्रो मैग्नन मनुष्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्रो मैग्नन मनुष्य। यानी यह जो है पुराना मनुष्य था। और मनुष्य का आज वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो बिल्कुल आपको होमो सेपियंस ध्यान में रखना है, होमो सेपियंस। भारत में खनिज उत्पादक समृद्ध राज्य को पहचानिए। यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ जो है खनिज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो साथ ही समृद्ध राज्य बताना है यहाँ पर आपको। तो खनिज के लिए समृद्ध राज्य कौन सा है, आपको यहाँ पर झारखंड हो जाएगा। पहले बिहार ही था, क्योंकि बिहार से झारखंड पहले एक ही साथ था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो बिहार में बिल्कुल जितने सारे खनिज था, सारा का सारा सब कहाँ चला गया, झारखंड में। तो पहले बिहार ही था, लेकिन अब झारखंड हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि सीमित का विलोम शब्द क्या होगा। सीमित मतलब होता है लिमिट। जैसे टेस्ट में बिल्कुल ऑनलाइन लिमिट लग जाता है, ज़्यादा भर्ती टेस्ट दीजिएगा लिमिट लग जाएगा, क्योंकि इसका कंडीशन है कि इसमें ज़्यादा जाता यानी लिमिटेशन है कि इतना ही अभ्यर्थी और एक बार में ऑनलाइन मॉक टेस्ट में भाग ले पाएगा। तो बिल्कुल साथ इसी प्रकार से सीमित का उल्टा हो जाएगा असीमित, जिसका अनलिमिटेड हो। क्या हो? अनलिमिटेड हो, असीमित। जैसे सीटेट का सर्टिफिकेट क्या है, असीमित है, यानी अनलिमिटेड वैलिडिटी इसकी, यानी सब दिन के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से सीमित का उल्टा हो जाएगा असीमित। बिल्कुल आसान है, आप लोग भी समझ ही गए होंगे। अगला प्रश्न है कि ले बाइगोस्की महोदय के द्वारा बच्चे अगर स्वयं से बात करता है। कुछ बच्चे देखिएगा कभी कभी अपने लोग भी स्वयं से बात करते हैं, जैसे चल रहे हैं अपने मन में कुछ न कुछ गुनगुना रहे हैं, कुछ न कुछ बोल रहे हैं। तो स्वयं से बात करने को कहते हैं निजी बात संवाद। क्या करते हैं? निजी संवाद कहते हैं। क्योंकि बच्चे भी अपने आप में क्या करता है, स्वयं से बात करता है, स्वयं में कोई चीज़ को सोचता है, बोलता है, स्वयं से उस चीज़ को प्रैक्टिस करता है। तो बिल्कुल साथी ये हो जाएगा निजी संवाद। क्या हो जाएगा? निजी संवाद। इस पे क्लिक करके अपने लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सबमिट कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी हुई है। तो भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा भाषा में जुड़ी हुई है। तो ध्यान रखिएगा उपयोगिता विज्ञान। कौन सा हो जाएगा? उपयोगिता विज्ञान। स्वर तो होगा नहीं, अर्थ विज्ञान होगा नहीं, और आकृति विज्ञान तो बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? उपयोगिता विज्ञान। यानी भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ल है। तो भाषा से जो जुड़ल होगा, कौन सा हो जाएगा? उपयोगिता। तो भाषा को हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? भाषा का उपयोग करते हैं। किस लिए? संप्रेषण करने के लिए, यानी अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। ठीक ना? तो बिल्कुल साथी यहाँ जो है नंबर 1 वाला ऑप्शन होगा, क्लिक करके सबमिट कर देंगे। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न रीजनिंग का आ चुका है। रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो है 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। 2 का स्क्वायर 4, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का हो गया 16, 5 का हो गया 25, तो 6 का कितने होगा? 6 का कितने होगा? 36 हो जाएगा। 6 का हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। चलिए इस पर क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे? सबमिट करें। यानी आप यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर है, आसानी से 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। देखिए भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ किया गया है। तो भारत के नागरिक का मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कहाँ है? अनुच्छेद 12 के 12 से 35 तक। 13 से मत लगाना है, 14 से नहीं लगाना है, गलत बात हो जाएगा। 12 से लेकर के 35 तक जो है भारत का जो संविधान, इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। इस पर क्लिक करके क्या करेंगे? सबमिट कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर की। हाल ही में किस राज्य के द्वारा अपनी पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया। देखिए बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर्यटक लोग आते हैं, उससे बहुत ज़्यादा इनकम होता है। ठीक ना?
तो बिल्कुल जो है एक ऐसा राज्य है जो पर्यटन क्षेत्र को इंडस्ट्री मान लिया है। क्या मान लिया? उद्योग मान लिया है। तो साथ ही असम राज्य है। कौन सा राज्य है? असम। असम जो है पर्यटन क्षेत्र को उद्योग मान लिया है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इनकम होता है। जैसे अपने यहाँ अगर बिहार की बात करें, अगर बिहार में बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थान हैं, अगर उस पर अगर सरकार अगर पहल करेगी तो बहुत सारे क्या करेंगे, बाहर से जो फॉरेनर्स आएंगे उससे भी इनकम अच्छा खासा जनरेट होगा। ठीक है ना? तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा असम पे क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्म के साथ जन्म लेता है। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कहा था कि बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो उनके अंदर अपने क्षमता होता है भाषा को बोलने का, यानी उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जिस समूह में रहेगा, जिस परिवार में रहेगा, जिस ग्रुप में रहेगा, उस प्रकार की भाषा को वो अपने आप सीख जाएगा। जैसे अगर अपने लोग को अंग्रेजी बोलने के लिए कहा जाए तो कहेंगे व्हेन आई रीड अबाउट योर कंपनी आई फाउंड दैट माय स्किल्स आर मैचिंग योर रिक्वायरमेंट्स वेयर आई कैन शोकेस टेक्निकल स्किल्स आर कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन साथ ही अगर अंग्रेजी बोलने में अपने लोग को कठिनाई होगी। लेकिन जो बच्चा अगर फॉरेनर है और अंग्रेजी परिवार में उसका जन्म हुआ है, तो वहाँ के बच्चे क्या करेंगे, आसानी से अंग्रेजी को सीख सकता है। लेकिन अपने लोग को अंग्रेजी सीखने में दिक्कत होगी। तो इसी प्रकार से ध्यान देना है कि बच्चा जो है जन्मजात क्षमता होती है भाषा को सीखने का। तो इस किसने कहा था? तो चॉम्स्की महोदय ने कहा था। किसने कहा था? चॉम्स्की महोदय ने। बिल्कुल इसी पे क्या करेंगे अपने लोग, क्लिक करके सबमिट कर देना। देखिए अगर प्रश्नों को अगर जो है ना टेंशन में पढ़िएगा तो बनेगा नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड में पढ़िए और आसानी से बन जाएगा। देखिए डायनेमो क्या है? डायनेमो बड़ा मस्त प्रश्न है, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो आप लोग देखे होंगे। तो डायनेमो में क्या होता है कि डायनेमो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक मतलब क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनेमो। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनेमो। क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। यदि भारत की जनसंख्या 2% वार्षिक दर से अगर वृद्धि हो रही है, यानी प्रत्येक वर्ष अगर 2 वर्ष का वृद्धि हो रहा है, तो जनसंख्या आज की आबादी से दुगुनी कब हो जाएगी, कितने वर्षों में? यानी अगर देखिए प्रत्येक साल 2% बढ़ रहा, प्रत्येक साल 2% बढ़ रहा, प्रत्येक साल 2% बढ़ रहा है, तो अभी का डबल, ये मतलब अभी का डबल किस वर्ष हो जाएगा, कितने वर्षों में हो जाएगा? अभी जैसे अभी मान चलिए 100 जनसंख्या, सपोज डेट मान चलिए अगर 100 जनसंख्या है, तो 2% डेली बढ़ रहा है, यानी सॉरी डेली नहीं, प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, तो कितने वर्षों में 200 हो जाएगा? कितने वर्षों में 200 दुगुना हो जाएगा, तो 40 वर्षों में। कितना हो जाएगा? 40 वर्षों में। इस पर क्लिक करके क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न है कि 12 मासा की रचना किसने की? तो 12 मासा का रचना ध्यान रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो है 12 मासा का रचना किए थे। बिल्कुल इसी पे अपने लोग को क्लिक करके क्या कर देना है, जमा कर देना है या सबमिट कर देना। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक है कौन होगा? वैलेंटाइन सिरोल होगा। कौन होगा? वैलेंटाइन सिरोल हो जाएगा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक है वैलेंटाइन सिरोल। क्लिक करके क्या करेंगे, सबमिट कर देना है, सबमिट कर देना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने अब आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आएगा 40 नंबर। आप लोग को जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र होता है CaOCl का होल 2 विरंजक चूर्ण का, ठीक ना। तो साथ ही यहाँ पर ध्यान देना है कि तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, या हल्के रंग से हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ऑक्सीकारक है, या जल में अधिक विलय। कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? तो तनु अम्ल के साथ ये क्लोरीन को निष्कासित करता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह भी बात सही है। ऑक्सीकारक तो है ही, लेकिन जल में अधिक विलय नहीं है, यह बिल्कुल ना के बराबर घुलता है। तो सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। देखिए क्या सही होता है। देखिए एगो गलती हो चुका है, एगो गलती कोनो न कोनो ही गया है 39/40। और देखिए यहाँ पर पूजा सिंह यादव, रिजल्ट आप लोग को मिल जाएगा। देखिए कौन गलती हुआ एक बार देख लेते हैं, आप लोग भी बने रहिए, बिल्कुल देख लेते हैं कौन सा गलती हुआ है, कहाँ गलती हुआ है, देखने को भी तो कम से कम मिलेगा। और तमाम साथी देखिए आप लोग को बिल्कुल पढ़ाई को जो है ना, पढ़ाई को बिल्कुल एंजॉय करके पढ़ाई कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से प्रश्नों को प्रेशर लेकर के बनाइएगा तो नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। बिल्कुल एंजॉय लेकर के बनाइए, सारा का सारा प्रश्न कवर हो जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल शाम के 8 बजे मॉक टेस्ट। देखिए यहाँ पर मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी है? अन्य जीवों के साथ सरमस रहना, अन्य जीवों के साथ सरमस रहना, सही बोले। यहाँ पर दोहन करना था, ओ भाई
तो दोहन करना थोड़े होगा, मनुष्य दोहन करना नहीं होगा, ठीक ना। तो ये बिल्कुल इसका उत्तर सही है, सही आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं है, हो सकता है कभी कभी हो जाता है ऐसा। धन्यवाद, जय हिंद। जुड़ने के लिए आप लोग को स्वागत है और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।